लिए कि गौवंश मात्र ऐसी प्राणी है जो पृथ्वी के पांचों तत्वों का संवर्धन करती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉइल है क्या आपके पास कोई लेबोरेटरी जिसमें आप सॉइल का प्यूरिफिकेशन कर लोगे? आप केमिकल डाल डाल करके सॉइल को खराब किया है, उस सॉइल को उठा करके किसी मशीन में डाल करके उसका प्यूरिफिकेशन करके बता दो, हो ही नहीं सकता। जल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं? ये जितने बड़े बड़े जो नालों में प्यूरिफिकेशन है सारा झूठ है। इनके साइंटिस्टों के साथ मेरी बहुत लंबी हुई है चर्चा। ये आ तो जाते हैं हमारे पास, गुरुजी कोई ऐसा मेथड बताओ कि पानी को विदाउट केमिकल हम फिट कर सके। जहां बात गाय की होती है तो गाय छोड़ के दूसरा कैसे होगा वो बता दूंगा, क्योंकि नाम अगर गाय का आ गया कि गाय से हो सकता है तो सीधा वो हिंदू धर्म से जुड़ जाता है। जैसे गाय केवल हिंदुओं को दूध पिलाती है, दूसरे को पिलाती ही नहीं। ये पता नहीं कैसी मानसिकता आ गई। तो ये सारा का सारा जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है ना वाटर फिल्ट्रेशन का, सारा झूठ है। केमिकल फ्री करने के लिए आप केमिकल मिला के कैसे केमिकल फ्री कर सकते हो बता दो। जो पानी खराब हुआ है केमिकल के लिए, उस पानी के शुद्धिकरण के लिए फिर आप केमिकल डाल रहे हो, कैसे हो सकता है? मतलब एकदम सामान्य व्यक्ति की यह सोच हो सकती है कि झूठ को सत्य में बदलने के लिए झूठ का सहारा लेकर के कैसे बदल लोगे आप? पानी का शुद्धिकरण करना है आपको बायोटिकली जाना पड़ेगा, प्राकृतिक रूप में जाना पड़ेगा। आप एंटीबायोटिक से फिर उसको बायोटिक में कैसे ला सकते हो? वो बिगड़ा है इसके लिए तो एंटीबायोटिक हुआ है, और फिर एंटीबायोटिक को डाल रहे हो ताकि वो सही हो जाए, कैसे हो सकता है भाई? इस देश के सबसे मूर्ख आदमी से ये सवाल कर लो, वो भी यही कहेगा कि नहीं हो सकता। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे लगे हुए हैं इस काम में कि पानी का शुद्धिकरण के लिए कोई केमिकल ढूंढो, कोई केमिकल मिलाओ जिससे। अब इनको क्या बोले? हमारे देश का सबसे अनपढ़ आदमी से भी गए बीते हुए लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस पढ़ लिया है और आंख मूंद के जो एप्लीकेशंस कर रहे हैं। एयर का शुद्धिकरण कर सकते हो क्या? लगा तो ना भुवनेश्वर में एक ऐसा मशीन जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऑक्सीजन में बदल देगा। क्या ताकत? अमीर से अमीर देश नहीं कर पा रहे हैं इसको। एयर फिल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो। और फायर फिल्ट्रेशन की तो सोच ही नहीं है कि फायर को भी फिल्टर किया जा सकता है, फायर का भी शुद्धिकरण हो सकता है, इसकी तो सोच ही नहीं बनती है। और आकाश तो इनकी समझ से बाहर का है। लेकिन गाय इन पांचों का शुद्धिकरण करती है। इसीलिए 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों में श्रेष्ठ गाय है, क्योंकि पृथ्वी के 5 महाभूत वाले शरीर का शुद्धिकरण संवर्धन 84 लाख योनियों में मात्र गौ योनि से हो सकता है। गाय को कुछ भी खिला दो, पच के बाहर निकलेगा, प्योर सॉइल निकलेगा। गाय को कैसा भी पानी पिला दो, बाहर निकलेगा, गौमूत्र के रूप में या क्षीर के रूप में, प्योर वाटर के रूप में निकलेगा। गाय का गोमे है, जला दो आप, इट्स प्योर फायर एलिमेंट मिलेगा आपको। गौमूत्र है, गौमूत्र प्योर एयर एलिमेंट है, दिखता है पानी की तरह, लेकिन इट्स द कंपोजिशंस ऑफ ऑल ऑक्साइड इनटू द अर्थ। पृथ्वी पर जितने ऑक्साइड्स हैं सारा कंपोजिशंस है। और अद्भुत बात तो ये है कि जिस एयर को लिक्विड मोड में लाने के लिए आपको -200 डिग्री टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर एयर अगर कहीं लिक्विड मोड में मिलता है तो गौमूत्र है। क्षीर के पास फायर है, दिखता है पानी की तरह, लेकिन दूध में क्या है? अग्नि है। दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं। घी क्या है? प्योर फायर आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन घी अद्भुत है कि आप फायर को लिक्विड में या सॉलिड अवस्था में हाथ पर रख सकते हो। तो घी का केमिकल एनालिसिस करके देखो, प्योर 100% प्योर बायोटिक हाइड्रोजन। घी और कुछ भी नहीं है, इट्स हाइड्रोजन एलिमेंट। जिस हाइड्रोजन को आपको लिक्विड में बदलने के लिए हो सकता है -200 डिग्री टेम्परेचर जाना पड़े, लेकिन इसी धरती पर, इसी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर घी जो फायर एलिमेंट है तरल रूप में रहता है, ठोस रूप में रहता है। देखो कितना अद्भुत है। पानी और आग को मिला सकते हैं आप? कभी मिला सकते हो पानी और आग को? फायर वाटर को मिला सकते? मक्खन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फायर एंड वाटर एलिमेंट। आप मक्खन को आप गर्म करते हो, वाटर एलिमेंट खत्म हो जाता है, प्योर फायर बच जाता है आपको।
है आपके पास ताकत? मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास ताकत है या मॉडर्न साइंस के पास ताकत है कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को कंपोजिशंस करके एक बना दे? तो भैया कौन सी लेबोरेटरी की बात कर रहे हो कि ये लेबोरेटरी ने ये कर दिया, वो लेबोरेटरी ने वो कर दिया, और वो गलत है ये सही है? सब तुम्हारा झूठा है। अभी गाय के कपियों का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए इस मॉडर्न मेडिकल साइंस को शायद 100 साल और लग जाए। इसलिए शास्त्रों पर भरोसा कीजिए। ये सब नपे तुले हुए हैं। ऋषियों ने 1-2 साल नहीं, हजारों हजार साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारे सूत्र दिए हैं। एक उदाहरण, 2 उदाहरण रखता हूं आपके साथ, समय हो तो बता दीजिए। समय है आपको, है एकदम। 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक उदाहरण है गाय में क्या अदृश्य है, इसके ऊपर प्रत्यक्ष है। हाँ, प्रत्यक्ष है, लेकिन साइंस को प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? मैंने पूरे भारत के लगभग 100 देसी गोवंश प्रजातियों के शरीर और उसका भूगोल के साथ संबंध पर एक सर्वे किया। कई सालों से चल रहा था, पिछले साल वो सर्वे कंप्लीट हुआ। गाय का जो शरीर है ना, इस शरीर में आज के विज्ञान के हिसाब से जो जरूरी वाले 33 एलिमेंट है, जो हमारे ह्यूमन शरीर का कंपोजिशन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग गाय के शरीर में होता है। और उसी को हमारे पूर्वजों ने गाय के शरीर में 33 देवताओं का चित्र बना दिया। ये जो 33 देवता है ना, रिप्रेजेंट सम एलिमेंट। तो अभी नहीं, 2015 में हमने एक चित्र बनाया था कि सारे भगवानों को उसमें से निकाल के और उस भगवान को रिप्रेजेंट करने वाले मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर वहां पर रख दिया। जैसे गाय का जो पीछे वाला हिस्सा है, पांव के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ऑक्सीजन एलिमेंट बनता है। तो आप देखोगे वहां पर लक्ष्मी का चित्र रखा हुआ। और केवल आपके उड़ीसा में नहीं, पूरे भारत के पौराणिक मंदिरों से इस चित्र को ला करके स्टडी करके देखा। पंजाब हो या आसाम हो या तमिलनाडु हो, या कुछ चित्र तो हमें भारत के बाहर के देशों के भी मिले, उस सबको इकट्ठा करके देखा तो लक्ष्मी वहीं पर है। गाय के जहां पर जिस स्थान पर लक्ष्मी है, तो सभी जितने भी पुराने पौराणिक चित्र मिले, सभी में लक्ष्मी वहीं पर है, दूसरी जगह नहीं है। जांग पर, जांग के पास है ना, जांग के मध्य में, दोनों जांग के मध्य में लक्ष्मी है। तो यहीं से हमें शक हुआ कि यदि अगर किसी पेंटर ने मात्र एक सोच के लिए भगवान का चित्र बनाया होगा तो समरूपता नहीं हो सकती। पंजाब में बैठा हुआ चित्रकार हो सकता है लक्ष्मी जी को मुख में रख देता, जंघा में रख देता। इतना बड़ा भारत है, 3000 किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो सारे पेंटर एक जैसा काम कैसे कर लेंगे? तो डाउट हुआ कि नहीं, इस पर कुछ रिसर्च करना चाहिए। ये कुछ विशेषता है, सब कुछ एक जैसा है, आकृतियां बदलती है। जैसे अब उड़ीसा के मंदिरों में जो गाय का चित्र है, आप देखोगे उसमें लक्ष्मी जी जो है वो उड़िया वेशभूषा में। पंजाब में आप चले जाओ तो पंजाबी वेशभूषा में, हमारे दक्षिण भारत में आ जाओ तो साउथ इंडियन वेशभूषा में, लेकिन है लक्ष्मी जी, वो नहीं बदलता। गले में शिव जी हैं तो कहीं मूंछ वाले शिव जी हैं, कहीं मूंछ नहीं वाले शिव जी हैं, कहीं काले शिव जी हैं, कहीं गोरे शिव जी हैं, ये हैं शिव जी। भाई संजोग से कैसे हो सकता है ऐसे? तो उसके ऊपर जब रिसर्च किया तो एक बहुत बड़ा गव्य पुराण उसमें से निकल करके आया। ये सामान्य बात नहीं, गाय के शरीर में 33 एलिमेंट का एक अद्भुत विज्ञान है, जो गाय अपने शरीर के एक एक अंगों में मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करके हमको देती है। और वो सारे एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर के बाहर का हो। तो उसमें से एक उदाहरण के लिए एक सिंह पर आपसे बात करता हूँ। सिंह क्या बोलते हैं बढ़िया? सिंह। उसके ऊपर सर्वे हमारा कई सालों से चल रहा था, पिछले साल कंप्लीट हुआ, तो उस पर अभी जो है वो दस्तावेज सब तैयार हो रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन में सर्वे रिपोर्ट को रखूंगा।
तो उसमें सबसे बड़ा हमने उदाहरण लिया है गुजरात और केरल का, क्योंकि अभी पूरे भारत में एक होड़ लगा हुआ है गिर गाय का। आपके यहाँ भी है गिर गाय का होड़ लगा हुआ है। कोई भी नया नया जब उसके मन में आता है ना कि गौ पालन करेंगे तो गिर ही ढूंढता है, दूसरा प्रजाति नहीं ढूंढता हो, क्योंकि गिर के ऊपर इतना एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन हुआ है कि गिर गाय बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है, सब दूध के पीछे भाग रहे, तो लोग भी गिर गाय के पीछे भाग रहे। तो हमने दो बेल्ट को लिया, एक बेल्ट लिया गुजरात का उत्तरी हिस्सा, जो आपको बनासकांठा वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर से जो सटा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान गुजरात का बॉर्डर वाला एरिया लिया। तो वहां पर एक गाय होती है जिसका नाम है कांकरेज, आपने नाम सुना होगा। भारत में सबसे ऊंचा सिंग वाली गाय है कांकरेज। और सबसे छोटा सिंग कहां होता है तो केरल की गाय का होता है, वेचूर है, कासरगोड है, मलेनाड गिड्डा है, सबसे छोटा सिंग। और कांकरेज का सिंग ऐसे होता है। और केरल की प्रजातियां जो है उनमें ज्यादातर का सिंग उल्टा होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ। तो इसके ऊपर हमारा चल रहा था कि जब पूरे भारतीय नस्ल की गाय पर जब हम बात करते हैं तो इतना परिवर्तन कैसे। मैं तमिलनाडु से हूं, मेरा कान ऐसा है, आप उड़ीसा के हो तो आपका कान नीचे थोड़ा ही, थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इतना परिवर्तन कैसे हो जाएगा। कांकरेज ऐसे सिंग वाली देशी गाय और वेचूर ऐसे सिंग वाली देसी गाय, दोनों देसी कैसे हो सकती है, क्या कुछ कारण है। तो भूगोल के साथ इनका बड़ा संबंध है। तो हमने जो है कई स्थानों केरल के ऐसे ऐसे जगह का चुनाव किया जहां पर गिर गाय है या जहां पर कांकरेज गाय है। और जैसे वेचूर है बहुत दुर्लभ प्रजाति, तो कई लोग वेचूर को दूसरे राज्य में लेकर के चले जाते हैं। तो वहां का और पिछले 100 साल का रेनफॉल की हिस्ट्री निकाली, 100 साल कि 100 साल में वहां पर कितना रेनफॉल हुआ, कब कब कितना रेनफॉल हुआ। आश्चर्य मुझे भी हुआ जान करके कि यदि गुजरात से सारे कांकरेज गाय को केरल ले आया जाए या गिर को केरल ले आया जाए और केरल की सारी प्रजातियों को गुजरात लेकर के चला जाए, यदि ऐसा हम करें क्या होगा परिणाम। आश्चर्य करोगे आप, परिणाम ये होगा कि पूरा केरल बाढ़ में डूब जाएगा और पूरे गुजरात में 1 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होगी। पूरा गुजरात 10 से 15 साल में ड्रॉट में बदल जाएगा यदि ऐसा हुआ। कारण गाय का जो सिंग है वो रेनफॉल का कारण है, मेघ को खींचने की ताकत है। अब इसको कैसे लेबोरेटरी में प्रूफ करें कि गाय के सिंग से जो ऊर्जाएं निकलती है सीधा मेघ को खींच लेती है और वर्षा करा देती है। इसीलिए भारत के भूगोल में जो प्राकृतिक रूप से ड्रॉट एरिया था वहां की गायों का सिंग बड़ा हुआ, और जहां प्राकृतिक रूप से रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है वहां की गायों का सिंग छोटा है या रिवर्स है। केरल की प्रकृति ऐसी है, नेचर ऐसा है कि वहां रेनफॉल भारत में सबसे ज्यादा होता है। तो क्या हुआ, वहां की जितनी भी गायें थी वहां के भूगोल की, सबके सिंग नीचे के हुए। मेघ आया रिवर्स, जाओ आगे जाओ, नहीं बरसना, पहले से पानी बहुत ज्यादा है। हाँ, अब कांकरेज क्या करती है, जैसे भी इधर से बरसा हुआ मानसून का थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान, ईरान, इराक के तरफ जाए, नहीं जाना, यही बरस के जा। अब आप जरा रिवर्स करके देखो क्या होने वाला है। वेचूर क्या करेगी, थोड़ा सा जो मानसून गुजरात में आया है उसको कहा गोवे, आगे जाओ, ईरान इराक चले जाओ, तो वहां बारिश ही नहीं हुई। 5 से 6 साल 10 साल बारिश नहीं हुई, पूरा रेगिस्तान में बदल जाएगा गुजरात। अब केरल कभी भी बाढ़ में डूबा हुआ रहेगा। तो देखो प्रकृति ने किस गणित से कितना सोच समझ कर और गाय की प्रजातियों को विकसित किया और गाय की प्रजातियों में उनके अंगों को विकसित किया। कितनी ऊंची सोच रही होगी, मनुष्य नहीं सोच सकता, ये प्रकृति ही सोच सकती है। तो ये जब रिपोर्ट आया, सर्वे रिपोर्ट, तब से हमने इसको प्रमुखता के साथ कहना शुरू किया है गोपालकों को, प्लीज
गाय का भूगोल मत बदलो, नहीं बदलो। जिस भूगोल की जो मूल प्रजाति है उस प्रजाति का संवर्धन उसी भूगोल में करवा। आपके यहाँ की बिंजारपुरी को बाहर नहीं जाने देना। उड़ीसा से बाहर लेकर के गए ना बिंजारपुरी को, उड़ीसा का भूगोल बदल जाए। और बाहर की गिर को मत लाना है आप, कांग्रेस को मत लाना आपको यहां। आप इसीलिए तो देखो भारत में 17वीं 18वीं शताब्दी तक का जब आप दस्तावेज देखोगे ना, 360 प्रजातियां थी भारत में, 360। क्योंकि भारत का जो भूगोल है, आपको बर्मा से लेकर के, भारत मतलब उस पुराने भारत की बात कर रहा हूं, जब बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक का भारत एक हुआ था, ये पूरा 360 ज्योग्राफिकल जोन में बटा हुआ है। और हर ज्योग्राफिकल जोन को बैलेंस रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए वहां एक प्रजाति हुआ करती थी गाय की। अभी क्या हुआ, एक तो भारत विभक्त हुआ, बहुत सारे जोन कट करके निकल गए, जो बच गया उस जोन में भी 2800 गाय थी, 2800 प्रजातियां थी। ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। 18वीं शताब्दी के अंत तक का दस्तावेज देखोगे तो लगभग 2800 प्रजातियां, भारत के कटने के बाद भी 2800 प्रजातियां भारत में थी। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें कम से कम 10 प्रजातियां नहीं रही। आपके उड़ीसा में 10 से ज्यादा प्रजातियां थी। 1945 तक जब भारत स्वतंत्र हुआ फिजिकली, तब तक कभी आप रिकॉर्ड देखो तो लगभग 12 प्रजातियों के तो प्रमाण हमें मिलते हैं कि आपके उड़ीसा में 12 गाय की प्रजातियां थी। क्योंकि उड़ीसा का जो भूगोल है ये 10 से ज्यादा जोन में बटा हुआ है। माने भूगोल के हिसाब से, मॉनसून के हिसाब से इसका वर्गीकरण आप करोगे तो मोर देन 10 से ज्यादा है। तो निश्चित रूप से 10 से ज्यादा प्रजातियां आपके उड़ीसा में रही होगी। अभी आपके पास कितनी प्रजातियां? अधिक से अधिक 4 या 5। तो आधी प्रजातियों को तो नष्ट कर दिया। तो समझ लो कि आधा उड़ीसा का जो भौगोलिक संतुलन जो बिगड़ा है, आप नहीं बना सकते। दुनिया का कोई मशीन, दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि जो प्रजातियां बच गई है, इसको पूरे ताकत, दम, खम के साथ बचाना शुरू कीजिए। देखो, सबको अंततः सूर्य की ऊर्जा चाहिए। अंततः हमें शरीर चलाने के लिए अंततः सूर्य की ऊर्जा चाहिए। वनस्पतियों को सूर्य चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए। पूरे 84 लाख जीव जंतु और वनस्पतियों को अपना शरीर चलाने के लिए मात्र सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो प्रकृति ने कैसे बनाया है कि किसी को बना दिया है डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करके शरीर चलाने लायक, किसी को ऐसा बना दिया है कि सनलाइट की ऊर्जा वनस्पति लेगी और वनस्पति से हम लेंगे। सूर्य ऊर्जा जो है वो दूसरे जीव जंतुओं के शरीर में जाएगा और उन जीव जंतुओं का भक्षण करके दूसरे निर्भर करेंगे। अंततः सबको सूर्य की किरणों पर ही निर्भर रहना है। तो इस कैटेगरी में देखोगे तो हमारा शरीर को कैसे निर्भर रहना है? सूर्य की किरणों पर, लेकिन वाया वनस्पति, डायरेक्ट नहीं। हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जो सूर्य की किरणों के सारी सात्विकता और गुण को रिसीव कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे उसको लेते हैं और हम पेड़ पौधों को खा करके हम जीवित रहते हैं। लेकिन कई लोगों ने ऐसे परीक्षण किए हैं कि कुछ योग विद्या से, साधना से अपने शरीर को ऐसा डेवलप कर लिया है कि वो सूर्य की सीधी ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। तो उनका क्या होगा? भूख प्यास बंद हो गया, भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। वो साइंस वही है। तो हमारी जो निर्भरता है वो थ्रू वनस्पति है। तो हमने वहां पर एक और चीज को रखी है कि वनस्पति, क्योंकि हर वनस्पति टॉक्सिक है, हर वनस्पति टॉक्सिक है। कोई ऐसा वनस्पति नहीं है जो टॉक्सिक नहीं हो, यानी पित्त कारक नहीं हो। तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता वनस्पतियों में सबसे ऊंचे दर्जे पर है। उसकी पत्तियों में भी टॉक्सिन है, वो भी पित्त कारक है। कोई वनस्पति ऐसा नहीं है जो टॉक्सिक नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अथर्ववेद का सूक्त में है।
इसलिए मनुष्य सबसे चालाक था, इसलिए मनुष्य ने तय किया कि डायरेक्ट कुछ नहीं खाना। तो कैसे खाना? इस माध्यम से खाओ जिस माध्यम में टॉक्सिक फ्री हो जाए। तो ढूंढा तो पृथ्वी पर एक ही जीव मिली टॉक्सिन फ्री करने वाली, वो गाय। कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हर चीज का बायोटिक कन्वर्शन करने वाली जीव है और मात्रा के लिए जीव है। तो हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं को गाय आधारित कर दिया। अनाज खाएंगे तो गोबर गोमूत्र पर उगा हुआ अनाज खाएंगे, दूध ही पीना है तो गोवंश का पी लेंगे, और आकाशीय तत्व ही ग्रहण करना है तो गाय की औरा में रह लेंगे, पानी ही पीना है तो गाय से जो प्राप्त है वो पानी पी लेंगे। तो कैसे गाय से पानी मिलेगा हमें? तो आप देखो, आज 4 करोड़ गाय है हमारे देश में, सरकार की रिपोर्ट कहती है 14 करोड़ है। हाँ, आप वेटनरी डिपार्टमेंट से पूछोगे तो 14-16 करोड़ कहते हैं। हाँ, उसमें देखो सरकार जैसे कई चीजों को छुपाती है ना, ऐसे ही गौवंश की संख्या को भी छुपाती है। तो क्या कहते हैं, इतना पशुधन है, अब आप ढूंढते रहो उसमें गाय कितनी है। तो मात्र गाय को अगर उसमें से निकालोगे, हमने अपने नेटवर्क से निकाला तो गाय की संख्या भी 4 करोड़ है, लेकिन 5 साल पहले तक 2.5 करोड़ थी। पिछले 5 से 7 वर्षों में गाय का संवर्धन इतना ज्यादा हुआ है कि 2.5 करोड़ की संख्या भी 4 करोड़ पहुंच गई। तो संवर्धन हुआ है। पिछले 5-7 सालों में इतनी जागरूकता हुई है लोगों में, लोगों का मन बदला है, विषय वस्तु को लोगों ने समझा है और गाय को स्वीकारा है। उसी के कारण आज 1.5 करोड़ गाय बढ़ गई है। तो 4 करोड़ गाय का मूत्र कहाँ गिरता है? मिट्टी में गिरता है। और क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकृत हो जाता है और कहां जाता है? वेपर बन के मेघ में, और मेघों का शुद्धिकरण होता है और तब भारत भूमि पर शुद्ध जल की वर्षा हो रही है। आप गाय को वहां तक सोचो, आप इसको प्रमाणित करना है, प्रमाणित चाहिए ना। तो आप में से जितने साइंस वाले लोग हो, स्पेशली केमिस्ट्री वाले जितने भी लोग होंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आज घर जाना और आपके भुवनेश्वर का सबसे गंदा गटर का 1 बाल्टी पानी लेकर के आना। सबसे गंदा गटर का, शायद उसका पीएच हो सकता है 3 या 4 हो, और आप उसको टेस्ट कर लो कितना पीएच है। 3 या 4 होगा, 2 भी हो सकता है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया का होगा तो और भी कम हो सकता है। यानी आज के विज्ञान के हिसाब से उस पानी को नहीं पिया जा सकता, क्योंकि हमारे शरीर का पीएच कितना है? 7.2 है। तो आप लगभग उसके का पानी पी सकते हो, 6-7 के आसपास का पानी पी सकते, उससे कम का पानी नहीं पी सकते आप। तो वो पानी पीने लायक नहीं है। अब आप एक काम करो, 5 लीटर जो गटर का गंदा पानी है उसमें 1 लीटर गोमूत्र मिला करो, आधा घंटा छोड़ दो, उसका पीएच टेस्ट कर लो। रंग नहीं बदलेगा, गंध भी नहीं बदलेगा, लेकिन आप उसका पीएच चेक करो, आप 7 के आसपास पहुंच जाएंगे। कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। कैसे हुआ? अब ये बात मैं साइंस वालों को कहूं कि प्रूफ करके बताओ, अरे भैया प्रत्यक्ष है ना, कर लो ना, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है? लेकिन नहीं, इनको कागज का रिपोर्ट चाहिए। यानी 5 लीटर गटर का गंदा पानी में 1 लीटर आपने गोमूत्र मिला दिया, तब साइंटिफिकली वो पानी पीने लायक हो गया। कलर नहीं बदला अलग बात है, गंध नहीं बदला अलग बात है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से वो पीने लायक हो गया, क्योंकि पीएच उसका हमारे शरीर के बराबर आ गया। करके देखो ना। और यहीं पर दूसरे सारे जीवों का यूरिन से आप करके देख लो, आपको क्या मिलता है। तो देखो, जीवन में गाय इतना कुछ अच्छा बोलती है कि इसका विवरण करना और इस पे कुछ भी बोलना, व्याख्यान करना, वो बहुत छोटा होगा, और छोटा ज्ञान कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से जो किचन गार्डन एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पर, आप लोगों का काम हमने देखा, बहुत अद्भुत काम है। मतलब महेश्वर जी ने दिखाया मुझे, गटर के ऊपर आप, मैं कहूँ तो छोटा स्वर्ग बना दिया है गटर के ऊपर।
इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? इतना अद्भुत काम में लगे हुए हैं आप। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि वहां पर एक छोटी सी जगह निकालिए आप और वहां पर 2 गोवंश को लेकर के आइए। छोटी जगह में बड़ा स्वर्ग बन जाएगा। इतना कुछ गाय इतना कुछ कर देगी। आप बाहर से गोबर गोमूत्र ला करके वहां पर डाल रहे हैं, आप बहुत सारे वेस्टेज को लेकर के आ रहे हैं। ये जो मंदिरों का जो वेस्टेज आप लेकर के आ रहे हैं ना, जो मेन्यूर बना रहे हैं, मैं कहता हूँ मेन्यूर से ऊंचा चीज बनेगा। जब वहां पर गौवंश आ जाएगी तो ये सारे गवसिद्धों को पता है कि जो आप मंदिरों से जो आप गेंदा फूल ला रहे हैं, चमेली फूल ला रहे हैं, इस सबका औषधीय कन्वर्सन हमारे गवसिद्ध कर देंगे और बहुत बड़ी रेवेन्यू दे देगा। इतनी बड़ी रेवेन्यू दे देगा कि वह पार्क आपका स्वावलंबी हो सकता है। उसी रेवेन्यू से आप 2 कर्मचारी रख करके उसको और डेवलप कर सकते हैं। भुवनेश्वर में और कहीं कहीं खाली जगह है तो उसको भी एडॉप्ट करके और सुंदर वन बना सकते हैं। तो गाय जहां पर आ जाती है वहां पर किसी चीज की फिर दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्ध भूमि तत्व दे दिया गाय ने आपको, शुद्ध जल तत्व दे दिया, शुद्ध अग्नि तत्व दे दिया, शुद्ध वायु तत्व दे दिया, शुद्ध आकाश तत्व दिया। यानी गाय का और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उसमें सबसे लंबा औरा गाय का है। सबसे लंबा औरा, इतना बड़ा औरा किसी भी जीव का या किसी भी वनस्पति का नहीं। और मनुष्य का तो बहुत छोटा है। मनुष्य का तो जहां तक हाथ जाता है ना वहीं तक है। आप फिर योग बल से आप उसको बढ़ा लो अलग बात है, लेकिन सहज रूप में हमारा हाथ जहां तक जाएगा उसी रेडियस इतना है। लेकिन गाय अपने शरीर से 10 गुना से ज्यादा बड़ा आभा मंडल रखती है। तो जब भी आप गाय के आभा मंडल में रहेंगे, और यदि मेरा आभा मंडल खराब है तो गाय के आभा मंडल में रहने से हमारा आभा मंडल सुधर जाता है। यानी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप गाय के आभा मंडल के पैरामीटर के अंदर रहें तो हमारा आकाशीय तत्व सुधर जाता है। आभा मंडल यानी आकाशीय तत्व, और आकाशीय तत्व खराब हो तो बहुत सारी बीमारियां हो। तो थोड़ा यदि समय हो तो कुछ मैं बीमारियों पर बात करूं। नहीं, मैं वो सीधा पर नहीं आऊंगा, मैं बेस पर बात करूंगा। जैसे है 10 मिनट, जैसे हमारे शरीर का भूमि तत्व यदि खराब हो जाए, सॉइल एलिमेंट, तो क्या हो? तो स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, घुटना जाम हो सकता है, पिंडलियों का दर्द हो सकता है, या उससे संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती है। इसी प्रकार से यदि हमारे शरीर का वाटर एलिमेंट खराब हो जाए, असंतुलित हो जाए, परसेंटेज उसका बढ़ जाए, घट जाए, या गंदा हो जाए, विकृत हो जाए, तब क्या होता है? जल वाले रोग होते हैं, जो कफ की बीमारियां जितनी भी होती है, साइनस है, ये सारी बीमारियां, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, ये सारी बीमारियां। यदि फायर एलिमेंट खराब हो जाए तो अग्नि तत्व खराब हो गया तो अनडाइजेशन हो सकता है, ज्यादा अम्ल पित्त बन सकता है, शरीर में एसिडिटी बन सकता है, पागलपन हो सकता है, कई तरह की बीमारियां आ सकती है। उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर का एयर एलिमेंट खराब हो जाए तो वात दोष, आप जानते ही हो, वात दोष बढ़ गया तो जवानी में बुढ़ापा आ जाती है ना। जवानी में ही घुटना बैठ जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, शरीर का लुब्रिकेंट सूख जाता है। यहीं पर यदि हमारे शरीर का आभा मंडल खराब हो जाए, यानी आकाशीय तत्व खराब हो जाए, तब क्या होगा? यहाँ पर साइंस गॉन है कि उसको ना तो आभा मंडल का ज्ञान है और ना आकाशीय तत्व का ज्ञान है। जब भी हमारे शरीर का आभा मंडल खराब होगा, आकाशीय तत्व खराब होगा, तब तक हमारी चेतना खराब हो जाती है। चेतना की सारी बीमारियां इसी कैटेगरी में आती है, जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन, पागलपन, चोरी करने का बुद्धि। चोर लोग जो होते हैं, प्रवृत्ति जिनकी होती है चोरी करने का, प्रवृत्ति जिनका होता है झूठ बोलने का, प्रवृत्ति जिनका होता है घुसखोरी करने का, ये सब आभा मंडल खराब होने के कारण। चेतना का जो विषय है वो सीधा आभा मंडल से जुड़ा हुआ है, यानी शरीर के आकाशीय तत्व से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो जब भी चेतना खराब होती है तो मॉडर्न साइंस के पास कोई ड्रग्स नहीं है, कोई औषधि नहीं है उनके पास, वहां पर शून्य है, क्योंकि इस विषय को ही नहीं समझते। गाय आपको ये देती है अपने आभा मंडल से, लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म है, अदृश्य है। मात्र गाय के आभा मंडल में रह जाओ, आपकी चेतना सुधर जाती है। इसलिए गाय के आभा मंडल में रहने वाला, पूरे भारत का सर्वे करके देख लो, एक भी चोर आदमी नहीं मिल सकता है, एक भी बेईमान नहीं मिल सकता है, एक भी बलात्कारी नहीं मिल सकता है, एक भी गुंडा नहीं मिल सकता है।
जो भी गाय के आभा मंडल में रहा है वो पूरी तरह से सात्विक शुद्ध चरित्र वाला चित्त वाला ही रहेगा। इस जो चीजें प्रत्यक्ष में दिखती है इसमें कौन सा प्रमाण दे दें आपको, कौन सा लैब रिपोर्ट दे दें? मैं चोर हूं, मुझे मेरे शरीर को लैब में ले जाके टेस्ट करके रिपोर्ट निकाल के बताओ कि मैं चोर, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि चेतना को आप फिजिक्स के पैरामीटर पर नहीं ला सकते, केमिस्ट्री के पैरामीटर पर नहीं ला सकते, उसको आकाश के पैरामीटर पर ही प्रूफ करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। और आकाश का पैरामीटर मॉडर्न साइंस के पास है ही नहीं। इसलिए यदि अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, सच्चा बनाना है, राष्ट्रभक्त बनाना है, धर्म भक्त बनाना है, आपके पास एक ही रास्ता है कि घर में गाय को लेके आ जाओ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चोर बेईमान उचक्का बलात्कारी अगर बनाना है भेज दो कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट तो उसी का स्कूल है, चरित्र बिगाड़ने का ही स्कूल है। और कॉन्वेंट को क्या कहूं, सारे सरकारी स्कूल भी वही है जी, चरित्रहीनता सिखानी और बनानी है तो स्कूल में भेज दो। इसलिए भारत का भी स्कूल नहीं बनाया, गुरुकुल बनाया। और गुरुकुल में मात्र 3 चीजें होती है, गुरु, गाय और वट वृक्ष, और कुछ नहीं होता, नो लाइब्रेरी। जिन गुरुकुलों में ऋषि भारद्वाज पढ़े, ऋषि अगस्त्य पढ़े, जिन्होंने इतना साइंस दे दिया, आपको बिजली बना करके दे दिया, वायुयान बना करके दे दिया, सारी टेक्नोलॉजी बना दी, वो जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उस गुरुकुल में क्या था? वट वृक्ष, गाय और गुरु के अलावा कोई नहीं था। अभी हम बच्चों को कहां भेजते हैं? बड़े बड़े मॉल वाले स्कूल, बिल्डिंग देख करके जैसे बिल्डिंग ही पढ़ा ले। कभी आपने अपने बच्चों का नामांकन गुरु देख करके किया है? नहीं। कि किस विद्यालय में गुरु अच्छा है वहां हम देंगे अपने बच्चों को। कभी भी मॉल देख करके, बिल्डिंग देख करके बच्चों को भेजते हो आप, तो बिल्डिंग तो बेईमानी से ही बनता है, ईमानदारी से तो झोपड़ी बनती है। तो आप तो उनका रूप में बेईमानी डाल रहे हो, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते बच्चा बिगड़ गया जी। अरे आपने ही तो बिगड़ा है, वो थोड़ा ही बिगड़ा है। और एक बार उस बिगड़े बच्चे को गाय के आभा मंडल में रख करके देखो, गारंटी 3 साल में सुधर जाएगा। देखो विषय बहुत है, गाय तो देखो, गाय और उससे संबंधित जो सृष्टि का ज्ञान है समुद्र है, और मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, वो उस समुद्र का 2-3 मटका पानी पी लिया हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ उसके बारे में, लेकिन अथाह 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 कोई नाप नहीं सकता है। तो आज का जो संवाद है उसको मैं यहीं पर पूरा करता हूँ अपनी तरफ से। विषय तो बहुत ज्यादा है और आप लोगों का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ, विशेषकर जो है संगठन का, जिनके प्रेम से ये सारा चीज हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने गाय का विज्ञान पढ़ा है, जो भविष्य हमारे यहाँ हैं, उनका आपके साथ अच्छा स्नेह बना रहे। और देखो, मिलजुल करके काम करने से चीजें बड़ी बनती है। वनस्पति, गाय के बिना वनस्पति की परिकल्पना नहीं हो सकती। तो एक गाय वाला है, एक वनस्पति वाला है, जुड़ जाओ, स्वर्ग बन जाएगा वनेश्वर। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। और पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के सारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये एकजुटता बनाई है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।